बहरहाल मैंने इस वजह से लिबर्टी ले ली है कि आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और नहीं बिल्कुल पाकिस्तान ठीक है, से बाहर लेकिन जो दादा है। मुझे जरा अब मुझे जरा जसारत करने दे, जरा आपने नॉन स्टॉप बात की तो मुझे दो तीन तरह सवाल इसमें डालने दे इससे पहले कि टाइम मुक जावे। अब ये जो शाहरा दस्तूर है और पिंडी है, इसके दरमियान में पहले को मिसाइल थे या नहीं थे? इस फैसले के बाद कैसे देखते हैं आपके ये जो तल्लक रिश्तेदारी तल्लक ईद ते सेवियां मिठियां जानियां आनियां रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? क्या क्या कैसे देख रहे हैं इसको इस फैसले के बाद? नहीं नहीं, देखिए, सेमियों का तबादला तो जारी रहेगा अच्छा और जी। गुडीज का तबादला भी रहेगा। आप अगर कोई तरमीम करना चाहेंगे तो लोग भी फराहम होंगे, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, जिस तरह इमरान खान साहब की सहूलतकारी होती थी वैसी तो शायद करने की जरूरत पेश ना आए, क्योंकि चाचू बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे ताल्लुकात रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन कोई दोनों तरफ से खेल रहा है, हाफिज साहब को उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। हाफिज साहब को उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। कल जरदारी साहब ने भी एक बड़क मारी है सर, उस पर क्या फरमाएंगे कि हम जानते हैं हुकूमत बनाई कैसे जाती है और गिराई कैसे जाती है। कम से कम जरदारी साहब अपनी हैसियत में ये तो नहीं ना कर सकते, आपको पता है इतना तो, मतलब कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इशारा तो उनको भी हुआ ही होगा ना। सर, जरदारी साहब के रास्ते के अंदर एक ही रुकावट है और वो रुकावट है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने किसी से कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं करने। वो अपने अलावा किसी के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देखता। वो अपनी जात के अलावा और अपने इबादत गुजारों की भी बात ना करें। वो जो क्या नाम था, मरवत बढ़ गया, सॉरी, वो मरवत जो था शेर अफजल। उसको निकाल बाहर किया ना उसने पार्टी से। ठीक है ना, तो मेरा मतलब है कि वो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकता। उसने किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने। ठीक है, और अब वो जितनी स्ट्रेंथ में आ गया है और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कि जजेस ने मिल के उसे जिस स्ट्रेंथ पे पहुंचा दिया है, उसके बाद तो वो अब हाफिज से भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो कहेगा कि कमेटी बनाए, पाक फौज जो है वो जर्नलों पे मुश्तमिल कमेटी बनाए और वो आके जेल में मेरे से मुज़ाकरात करे। इससे नीचे की बात नहीं होगी भाईजान, जितनी स्ट्रेंथ उसको दे दी गई है। ठीक है, और दूसरी बात, जुडिशियल ओवरव्यू के नाम के ऊपर हर पार्लियामेंट के फैसले को ये रिव्यू करेंगे। ये 3 साल 7 माह 21 दिन ये बिलों में घस के बैठे रहे थे। ये नजर नहीं आया आपको, बल्कि वो कहता था ओए खोसा और फलाना फैसला भेजो, और ये वो कहता था सैटरडे के दिन तकरीर के अंदर कंटेनर पे खड़े होके, और मंडे को वो फैसला खोसा डिलीवर करता था जाके। ये इसी औकात के लोग हैं सर। मेरा बेटा जज बनेगा, मेरे बेटे का बेटा जज बनेगा, उसका बेटा जज बनेगा। ठीक है, इनको पता नहीं है सर। फैशिज्म जब आया था जर्मनी के अंदर तो सबसे पहले उसने जो उसके हमख्याल जज नहीं थे उनको अदालतों में से निकाल के गोलियां मारी थी, सड़कों पे घसीटा था। सियासी तौर पे डिफर करने वालों को तो बाद में उन्होंने पकड़ा था। मैं संदेला साहब कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाह रहा किसी को भी। फैशिज्म जब आता है तो सबसे पहले अपने बच्चे खाता है जो उस फैशिज्म को लाने वाले होते हैं। आप देखिए इमरान अहमद खान न्याजी के साथ कौन है जो पहले दिन से उसके साथ चला था, या हुकूमत में उसके साथ कौन शरीक रहा? क्या कोई एक शख्स भी उसने शरीक हुकूमत किया जो उसकी सियासी जद्दोजहद में उसके साथ था? दिस इज कॉल्ड फैशिज्म। ठीक है, वो फैशिज्म जो होता है वो सबसे पहले अपने सहूलतकारों को खत्म करता है कि ये जिस सीढ़ी पे मैं चढ़ के आया हूं इस सीढ़ी से कोई और ना आ सके। तो ये सहूलतकारी कर रहे हैं। हमारा तो जो अंजाम इस कौम का होना ही होना है, इनका अंजाम हमसे ज्यादा दर्दनाक होना है। वैसे इनके पास अमेरिका की और बरतानिया की शहरियतें हैं, ये चले जाएंगे वहां पे, लेकिन शायद इनको कोई भागने ना दे। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जितनी धड़ल्ले से लगे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई निकलने देगा। ये फैशिज्म के गले में जाके बाहें डालेंगे सर। ठीक है ना? हाँ दादा एक चीज और बताएं, ये जो पहले से एक शोर मचा दिया गया हुकूमती हलकों से, या मिनिस्टर का भी नाम लिया जाता है जो लॉ मिनिस्टर हैं कि हम लोग पैकेज लेके आ रहे हैं जो जिनमें जजों को हम लोग उम्रें, मतलब उनकी 3-3 साल और आगे पीछे, ये वो, फिर आपने जिक्र भी किया। इसका कितना रोल हो सकता है इस बात का कि कहीं काजी फायद साहब 3 साल और रहे और उसके बाद जो अभी इसके बाद आने वाले मंसूर अली शाह साहब
वो जो है 3 साल के बाद उनकी बारी आई या 2.5 साल के बाद, हालांकि उनकी बारी 2-4 महीने बाद, और इस तरह बाकी इस चीज का कितना रोल हो सकता है? अगर ये काम करना था तो क्या खामोशी से नहीं किया जा सकता था? मेरा ख्याल है कि हुकूमत का, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इरादा था। माहौल बनाया गया। इसके लिए बकायदा एक बड़ी बारीक प्लानिंग हुई, नंबर हम्म। 1। हम्म। और नंबर 2, जिस काजी फायज ईसा को मैं जानता हूं, उसे आप दे भी देते तो उसने ठोकर मार के निकल जाना था। वो बिल्कुल असूल ठीक। पसंद आदमी, ठीक है। उसने कहना था मेरे बाद ये कानून लगा ले, मेरे से बात लगा लीजिएगा, मैं इसको एंजॉय नहीं करना चाह रहा। देखिए, तारीख भी देखा करें ना, तारीख के अंदर 2 किरदार रहे तारीख पाकिस्तान। एक का नाम था काजी ईसा, कायदे आजम का आशिक और कायदे आजम उसका आशिक, ठीक है। उस पर इल्जाम लगा कि ये बलूचिस्तान के काजी ईसा जो है, बलूचिस्तान के लोगों से इन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए डोनेशन लिए और डोनेशन लेके खा गया। तो कायदे आजम ने ब्लैंक चेक दिया, बुलाया सारे सरदारों को, उनको ब्लैंक चेक दिया कि कितने पैसे आपके ख्याल में ये खा गया। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया। तो कायदे आजम ने कहा ये चेक है, इस पे जितना तुम्हारी मर्जी है लिख लो, आइंदा इसके खिलाफ बात नहीं करनी, ठीक है। नंबर 1 बात ये, तारीख के अंदर एक जिक्र मिलता है हमें, एक किरदार का जिक्र मिलता है। दूसरा एक और किरदार था जिसका नाम था सैयद जमात अली शाह साहब। जी जी, सैयद जमात अली शाह साहब के बारे में कायद ने फरमाया अपने कुलीग्स को, मुस्लिम लीग के उस वक्त के लोगों को, कि इससे बच के रहिएगा। तहरीके पाकिस्तान के दौरान जब भी बड़े सगीर के मुसलमानों पे कोई विपता पड़ी, अंग्रेज बहादुर ने उनको हज पे भेज दी और वो हंसी खुशी हज पे चले जाते थे। जरा शुमार तो करें तहरीके पाकिस्तान के अंदर उनके कितने हज हैं, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो थी वो उनके अपने इजलासों में नहीं बिठाती थी कि सारी गल दस देंदा उधर दूसरे पास, ठीक है ना। तो दोनों के किरदार आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दोनों की औलादों ने अपना अपना किरदार शो किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, खून बोल रहा है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तारीख बताती है हमें, खून बोलता है जहां पे भी हो, वो खून अपनी आवाज देता है। वो खून भी आवाज देता है जिसने अपना कश्मीर में खड़े होके एक अजान देते हुए 21 जाने दी होती है, वो खून आवाज देता है। काजी ईसा का खून भी बोल रहा है, आज जमात अली शाह का खून भी बोल रहा है, और सब वाजे है। ये किरदार आज नहीं आए हमारी तारीख के अंदर, ये सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। दादा, कितना असर पड़ेगा? स्टॉक मार्केट गिर गई है इस फैसले के बाद, तो मईशत के जो प्लान चल रहे थे, जो कौंसल चल रही है, जो ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, 2013-14 में चाइना का सदर आ रहा था, नहीं आने दिया गया, आज एक सदर आया हुआ है, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। कितना फर्क पड़ेगा इस फैसले से हुकूमत के ये जो इतने बहुत प्लान? तबाहकुन फैसला है, क्योंकि जितने अच्छा भी जी। आपने मुआशी फैसले लेने थे, जी। उन मुआशी फैसलों को आपने पार्लियामेंट से एंडोर्स करवाना था, ठीक राइट। है। और पार्लियामेंट से आपने प्राइवेटाइजेशन पार्लियामेंट से एंडोर्स करवानी थी। आपने आईएमएफ का पैकेज पार्लियामेंट से एंडोर्स करवाना था, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट एसआईएफसी के तहत जो आनी थी वो पार्लियामेंट से एंडोर्स करवानी थी। आपने चाइना के साथ जो सीपैक 2 करना था, फेज 2, वो पार्लियामेंट से एंडोर्स करवाना था। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, मतलब हमारे उन लोगों की दीदा दलेरी की जो ये सारी प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वहां पे उन्हें कहा जाता है कि हम आपके साथ सब कुछ करने को तैयार हैं, आप जरा जो है ना वो हालात ठीक कर लें, ठीक है। यानी आप अंदाजा करें कि उनके पास खबर थी कि ये क्या करने जा रहे हैं। देखिए ना, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर होती है सेंटीमेंट्स का, सेंटीमेंट आपके डाउन हो गए ना, नीचे जी चलेगी ना मार्केट, जी ठीक है। जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आपकी मईशत के ऊपर। इस बात ने ये कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी हुकूमत कोई फैसला लेने और पार्लियामेंट से उस फैसले की मंजूरी करवाने के काबिल नहीं।
पीपल्स पार्टी पहले ही निजकारी के हवाले से अपने तहफुजात का इजहार कर चुकी हुई, और जरदारी साहब के पास जो है वो एक अज़कार रफ्ता किस्म की बातें होती हैं मईशत के बहाली की, उससे बैरिया टाउन के अंदर पार्टनरशिप तो की जा सकती है, उन बातों से मईशत बहाल नहीं की जा सकती। ठीक है, जिस तरह के वो नुस्खे बताते हैं, उन नुस्खों से जो है वो अजमान के अंदर हजारों घर बना के तो बेचे जा सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत बहाल नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत के अंदर कि इस वक्त हुकूमत जो होगी या पार्लियामेंट जो होगी, वो इन्होंने एक लेम डक जो है वो बना दिए। सर, आप इसके मुआशी रिपरकशन पे गौर नहीं कर रहे, वो बड़े खौफनाक हैं। मुझे कुछ बिजनेसमैनों के फोन आए कि आप ये बात फैला के मायूसी पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मायूसी पैदा नहीं कर रहा, मैं आपको मुस्तकबिल की सूरत हाल बता रहा हूं। आप अपनी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ के देख लीजिए क्या सूरत हाल हुई। ठीक है, ठीक। इन्हीं लोगों ने अभी पिछले हफ्ते ये कहना शुरू किया कि डॉलर 330 पे जा रहा है। अब इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जाए ही जाए। ठीक है इस ना, गैर यकीनी की सूरत हाल में, इस गैर यकीनी आपने एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा कर दी ना, कि सरकार एक ऐसी बैठी हुई है जो कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है, और सरकार यही, और वो सरकार 3 साल 7 माह 21 दिन भी कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं थी ना, मुआशी फैसला। इसीलिए जो आपको 6 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम मिली थी कोरोना के नाम के ऊपर, आपने अपने क्रोनीज के अंदर और बडीज के अंदर बांट दी मईशत की बहाली की बजाय उस वक्त। तो उस वो वक्त तो आपने निकाल दिया ये पैसे बांट के, और कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है। और ये जो 360 के डॉलर की बात आवाज लगा रहे थे, या वो डॉलर की बात कर रहे थे, तो इतने में इन्होंने डॉलर खरीदा था ना, क्योंकि सब्सिडाइज करके एट द एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करते थे तो पता चलते थे कि 360 रुपए में $1 की एक्सपोर्ट हो पाई है, जो सरकार के खजाने में आया है। तो इन्होंने 360 के डॉलर का नारा लगा दिया, हालांकि उस वक्त भी आईएमएफ कह रहा था कि 230 से ऊपर का डॉलर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भाईजान, सॉरी, 130 से ऊपर का डॉलर नहीं है, ये 175 पे लेके गए थे, 185 तक लेके गए थे। तो इसलिए भाईजान मईशत जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ गामजन होगी। सरकार के पास फैसला साजी का कोई भी अमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मसख करके छीन लिया है, और नतीजा जो है वो आप कुछ ही दिनों में देख लेंगे। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी इस सारी सूरत हाल के अंदर, और जब गैर यकीनी होती है तो फिर चीजों की, अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। कोई शक नहीं, इसमें तो आने वाले दिनों में आएंगे। 2 सवाल मेरे और हैं, उसके बाद फिर क्योंकि हमारा टाइम भी होने वाला है। एक तो मुझे जरा ये फरमाएं कि ये जो जस्टिस जहांगीरी साहब और दूसरे जज सब, उनके खिलाफ ये चीजें जो आ रही हैं, इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी? ये क्या, ये वाकई मतलब कि जेली डिग्रियों पर ऊपर आए हुए हैं, या इस जैसे और भी जो दूसरे हैं, ये ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहेगा और उससे कोई फर्क पड़ेगा? आज के फैसले के बाद तो लगता है कि कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी जज को निकालने या रखने से। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दीदा दिलेरी है ना जी, दरीदा दहनी है बल्कि। ठीक है ना, कि अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट बैठ के आइन को मसख कर दे तो उसके बाद फिर जो सिविल जज होगा वो भी मसख करेगा। रोल मॉडल हो गए ठीक ना है ना, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए। रोल मॉडल हो गई ना सुप्रीम कोर्ट और उसके अंदर बैठे हुए जज साहिबान जो है। उसके रहने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये लड़ाई अगर कोई है तो फर्क फिर अब नहीं है। पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मतलब अब देखिए ना, मेरे इल्म के मुताबिक 100 जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस गए हुए हैं जी, 106 के करीब है। ठीक है, और उसके उनमें से बेशतर में राय भी आ चुकी हुई है। तो कौन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास की राह में रुकावट है? वही जो आज चमके। वही जो आज चमके हैं, वही रुकावट है। बिल्कुल ठीक है दादा। अभी आपने जिक्र भी किया, पंजाब हुकूमत का भी जिक्र किया और मुस्लिम लीग नून का भी, पंजाब हुकूमत का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का। मरियम नवाज साहिबा डेफिनेट ये आपकी ही पेश गोई है। आपने ही कहा था कि वो फैसला साजी भी करेंगी और आगे भी आएंगी, लीडरशिप भी आएगी उनमें, वही लीड करेंगी। तो वो लीड कर रही हैं 3-4 महीनों में।
हम लोग देखते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत ज्यादा जो वो बने बनाए जो कि इश्तिहार वगैरह आते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। आप क्योंकि ग्राउंड पे हैं, हम लोग बाहर बैठे हैं, तो कुछ ग्राउंड पे लोगों की जो राय है वो तब्दील हुई है पंजाब में हुक्मरानी? जाहिर है इससे पहले तो बुज़दार को देखते रहे और अभी मरियम नवाज। मैं आपसे अर्ज करूं, आप मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब के लोगों को सोने के घर भी बना दें तो तब्दीली नहीं आ सकती अजहान के अंदर, क्योंकि घर तो उसने एक दफा बना के देना ना जिंदगी में जी। वो जो दिन के अंदर 300 मतलब के 24 घंटे और हर घंटे के 60 मिनट, हर मिनट पे एक झूठ उनके मोबाइल के अंदर टपक रहा है और इतनी प्लानिंग से टपक रहा है कि लोग जो हैं वो अपना उसके ऊपर बिलीव करना शुरू हो गए हैं, बल्कि ईमान ले आए हैं, ईमान की हद तक। आपने उसका काउंटर किया ही सर, ये 80 और 90 की सहाफत नहीं है। आपके सामने एक काम हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी को डिजिटलाइज किया है। पहली तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब बोलते ही नहीं है, अगर वो बोल भी जाएं तो उनकी बात पूरी सेहत के साथ आम कारकुन तक पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन का सेटअप नहीं रखा हुआ ना, और उन्हें तकलीफ होती है। दादा अरबों रुपए का, आप अरबों रुपए का डिजिटल का बजट तो है ना पंजाब हुकूमत के पास, अरबों रुपए का डिजिटल का बजट उन्हीं को खिलाया जा रहा है जो इनको गालियां बकते हैं। सॉरी टू से, उन्हीं को खिलाते हैं, उन्हीं को बुला के खिलाते हैं। बल्कि अब तो उसमें एक और भी आ गया ना, अब छोड़े, कहेंगे मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि मैं कोई नौकरी का उम्मीदवार हूं या संदेला साहब कोई नौकरी के उम्मीदवार ये इल्जाम लग जाता है ना, इसलिए मैं इस मौजूद पे बोलता ही नहीं। ठीक है, पार्टी डिजिटलाइज करनी थी, आपने नहीं की। इलेक्शन के अंदर आपकी तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं आए। बयानिया बनाना था, मेन स्ट्रीम मीडिया बयानिया नहीं बनाता, डिजिटल मीडिया बनाता। बल्कि अब तो डिजिटल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को ब्लैकमेल करता है। आपने उसके लिए कोई सेटअप खड़ा नहीं किया। यार, आपकी वफाकी काबीना और सूबाई काबीना के अंदर बैठे हुए लोग जो थे वो जाके टीवी चैनल्स पे बैठे हैं और आपकी बजा रहे हैं। आपने उन्हें मिनिस्टर बनाया था, अनइलेक्टेड मिनिस्टर बनाया था। यार, मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, आपकी क़यादत को भी बुरी लग सकती है, लेकिन यार आपने उन्हें एमडीपीटीवी बनाया, कभी पंजाब का मिनिस्टर बनाया। वो शख्स दिन रात बैठ के आपकी ऐसी तैसी फेर रहा है। यार, अभी आपने 16 महीने की हुकूमत के अंदर एक बंदे को एडवाइजर विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर बना के बिठाया, वो बंदा टीवी पे बैठा हुआ आपकी बात कर, आपके ऐसे तैसी फेर रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है मेरिट पे हो रहा है ना, यू लाइक इट, आपको मजा आता है ऐसी बात करवाने का ना, आदत पड़ गई है आपको इस तरह की काम करवाने की, तो करवाइए। मुझे और संदेला को अपना खून जलाने की क्या जरूरत है? तो भाईजान, एक काम ये था कि आप उनको मीडिया के ऊपर काउंटर नरेटिव जनरेट करते, जो आपने कहा ये हमारा काम नहीं, ये हमने नहीं करना। और अब भी जो उसके लिए बजट है वो सही लोगों के पास नहीं जा रहा। आप दूसरा काम था पार्टी को डिजिटलाइज करने का, आप आज भी बिलीव नहीं करते कि पार्टी को डिजिटलाइज किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के किसी काम के अंदर उनकी पार्टी का कोई ओहदेदार ना इनवाइटेड होता है ना इन्वॉल्व होता है। वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम करवाती हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो जिस तरह उनको बेवकूफ बना सकते हैं वो बनाते हैं। उनको फीडबैक, पार्टी का कारकुन फीडबैक देने के लिए होता है भाई, फीडबैक देने के लिए उनके पास किसी कारकुन की रसाई नहीं है। सो फॉर सो मुझे कुछ लोगों ने आके अप्रोच किया कि यार मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका बड़ा नाम लेती हैं तकरीरों में, तो आप हमारी उनसे मुलाकात ही करवा दें। कैन यू बिलीव कि उनमें से 3 एमपीए थे, 1 मिनिस्टर था। मैंने कहा कबीना का इजलास होता है, आप उसमें उनसे बात कर लिया करें, मैनू की कहते हो? ठीक है ना? नहीं, 1 to 1 मुलाकात। यार, जहां पे आम कारकुन को तो छोड़े, जहां पे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली अपनी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकता 1 on 1, वहां पे आप बताएं कि क्या सूरत हाल होगी। मैं खुदारा ये ना समझा जाए कि मैं किसी ओहदे का तलबगार हूं। ओहदे आपने बांट लिए, ठीक है, और मजीद होंगे तो वो अब मजीद भी अपने लोगों में बांट लेंगे। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना?
पार्टी आपने डिजिटलाइज नहीं की, आपकी पार्टी पूरी नई नस्ल के अंदर से एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अगले साल या उससे अगले साल जो होगा वो 1.25 करोड़ नया यंग वोटर शामिल होगा, फिर आप अपने मैंडेट ढूंढते फिरिएगा। आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया, आपने उसको डिजिटली अपने साथ एसोसिएट ही नहीं किया, तो ठीक है, फिर यही होगा। फिर यही होगा। एक आखिरी सवाल, वो भी इसी के मुतल्लक है, मतलब कि रहनुमाई भी चाहूंगा मैं आपसे। ये जो सियासी पार्टी का वर्कर होता है, जो उसके लिए लिख रहा होता है, उसके लिए बोल रहा होता है, उसके लिए अपनी जान लड़ा रहा होता है, उसके लिए नैब के सामने जो पत्थर खा रहा होता है, सब जगह पे कर रहा होता है, उसका जो लालच होता है वो अपनी पार्टी से, अपने लीडरान से, मेरे ख्याल में इज्जत का ही एक होता है, और इसके अलावा वो पार्टी क्या दे सकती है? क्योंकि जब ओहदे देने की बारी आती है, वो आप बता रहे हैं, तो वो जो इज्जत देने में भी थोड़ी सी मतलब कि कंजूसी कर जाते हैं कुछ लीडर, कह लें आप मिनिस्टर साहबान कर रहे हैं कि जो सुबह शाम वो भी उनके आमने सामने खड़ा हो जाते हैं, उनको कोई नसीहत अगर आप कर सकें कि कम से कम वर्करों को वो इज्जत। यार मैं आपको अर्ज कर दूं इस हवाले से कि जब मुझे उठाया गया जी, तो सबसे पहले मेरे उठाए जाने के ऊपर जो एहतजाजी आवाज बुलंद की वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। ठीक है, उसके बाद अल्ताफ भाई का ट्वीट आया लंदन से, मेरे पास पड़ी हुई है सारा रिकॉर्ड। जी, उसके बाद एएनपी का आया, उसके बाद जमात इस्लामी ने तो जान लड़ा दी ना। ठीक है, नहीं आया तो पीएमएलएन का उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हैरानगी हुई आपको? राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर थे, वो कोई तर्जुमान ही कर देता कि हम इस बात की मजम्मत करते हैं। 3 दिन तक उन्होंने इंतजार किया इस बात की तस्दीक में कि हमारा ट्वीट करने से कोई लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मैं कारकुन को क्या रहा हूं मैं तो अपना रोना लेके बैठ जाता हूं। पीएमएलएन ने मेरे उठाए जाने को कंडेम करने में 3 दिन ले लिए थे, हालांकि जहां पे सारे कंडेम कर रहे थे आप भी कर देते यार। डेफिनेट फिर साहब ने कीता से ऐसी भी कर देता है, उन्होंने नहीं किया। ठीक है ना, बादशाह सलामत होते हैं, हर कोई छोटा छोटा बादशाह सलामत है। ठीक है ना, सोशल मीडिया की टीम बनेगी तो राणा सनाउल्लाह का दामाद उसका हेड बनेगा, संदेला की बारी नहीं आएगी। वो होते हैं जिसे कहना चाहिए अपना अल्लाह आपका भला करे, वो बादशाह सलामत होते हैं। तो बादशाह सलामत जो होते हैं, बादशाह सलामत को एंडोर्समेंट दी जाती है। बादशाह सलामत अगर कभी खुश हो गए, कभी अता कर दें तो ठीक है, अदरवाइज बादशाह सलामत के सामने कॉर्नच बजा के लाया जाता है, वो बादशाह सलामत होते हैं। तो इसलिए सियासी कारकुन जो है वो कोई तवक्को ना करें। मैं तो अपना रोना लो के बैठ गया, मैं सियासी कारकुन को कवा उस बेचारे को एंडोर्समेंट कितों मिलनी। सियासी कारकुन सिर्फ ये चाहता है मुझे ऑन कर लिया जाए, एंडोर्समेंट दे दी जाए। क्या पीएमएलएन के पिछले दौर में